Hello friends, today I am going to teach you about the different adjustment that is very useful for a final account topic. तो आज हम लोग फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स हैं विच कैन बी कम्स इन द क्वेश्चंस वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी को पता होगा कि 11th में भी आपको फाइनल अकाउंट लास्ट चैप्टर था। तो हर एक एडजस्टमेंट के देर आर टू इफेक्ट, वन इज़ डेबिट इफेक्ट एंड अदर वन इज़ क्रेडिट इफेक्ट। तो हम लोग लाइन से जितने एडजस्टमेंट हमारे 12th के टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो मैं सभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट देयर इज़ गिवन इज़ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, वन इज़ ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड एंड अदर गोज़ टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब इसमें ट्रिकी क्या होता है, कभी कभी वो लोग दो अमाउंट देते हैं, वन टाइम इट्स गुड कॉस्ट प्राइस एंड वन इज़ मार्केट प्राइस। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दे से इसके कॉस्ट प्राइस ले लो या कुछ बोलते हैं मार्केट प्राइस ले लो। यहाँ पे एक रूल याद रखना, विच एवर इज़ लेस, जो कम होगा ना वो वैल्यू आपको लेना है, बिकॉज हमें जो वैल्यू कम है वो वहाँ पे प्रेजेंट करना है क्लोजिंग स्टॉक का। बिकॉज हम लोग को जो अज्यूम है, हम लोग जो प्रॉफिट दिखाते हैं, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट ले लिए तो दैट शोज़ अ रॉन्ग प्रॉफिट, जो हमें हुआ नहीं है वो प्रॉफिट दिखेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्लोजिंग स्टॉक का जो भी वैल्यू विच एवर इज़ लेस का कंसेप्ट याद रखना। आप कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस मत देखो, विच एवर इज़ लेस यू हैव टू टेक एज अ क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये कंसेप्ट याद रखना, आउटस्टैंडिंग दो होता है, एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, उसमें दो तीन वर्ड है। आउटस्टैंडिंग मीन्स अक्रूड भी हो सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है, ऐसे भी वर्ड वो लोग घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। आउटस्टैंडिंग के लिए दूसरे वर्ड है अक्रूड, ड्यू, रिसीवेबल, पेएबल, ऐसे। तो याद रखो एबल आएगा पीछे तो भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। तो अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को याद रखना, मेरा कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड, और प्रीपेड एडवांस होगा तो ऑलवेज लेस। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड और एडवांस आया तो लेस। तो आउटस्टैंडिंग का मैंने बोला ऐड, तो होगा ऐड इन गिवन एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट तो होगा ऐड इन रेंट, एंड दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद दूसरा आपको दिया है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो भी अभी मैंने बताया, आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड एडवांस होगा लेस, तो ये होगा लेस फ्रॉम गिवन एक्सपेंस, और बैलेंस शीट के होगा असेट साइड, क्योंकि अगर आपने कोई आपकी एक्सपेंस पहले से पे कर दी तो दैट अमाउंट इज़ योर असेट्स। जैसे कि अगर वहाँ पे लिखा है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट तो आप लिखोगे लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, एंड दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट आपको दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको हम लोग बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, यानी जो काम हमने किया नहीं है उसके लिए पहले से अगर एडवांस में कोई पैसा दे देता है दैट इज़ कम कॉल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या तो एडवांस इनकम भी आप बोल सकते हो। तो अभी मैंने आपको बोला था प्रीपेड और एडवांस होता है लेस, तो याद रखना लेस फ्रॉम गिवन इनकम, क्योंकि जो इनकम आपको एडवांस में मिली है वहाँ से आपको लेस करना है। और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो अमाउंट जो आपके पास आ रहा है उसके लिए आपने अभी तक वर्क नहीं किया है, वो फ्यूचर का इनकम है जो अभी आपको मिल चुका है, तो वो इनकम को आप इस साल की इनकम में काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट्स आवर लायबिलिटी। तो लेस फ्रॉम गिवन इनकम और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वैसे ही इनकम रिसीवेबल का मैंने अभी बताया आपको आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग को इनकम है तो आउटस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड इन गिवन इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव्ड, तो जो रेंट या तो आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल, कोई कमीशन था, कमीशन रिसीवेबल दिया है तो मतलब जो बाकी है आना, तो ऐड इन गिवन कमीशन जो भी होगा, और बैलेंस शीट में हो जाएगा असेट साइड, क्योंकि ये पैसा आपको आज नहीं तो कल मिलने वाला, तो दैट इज़ योर असेट्स। नेक्स्ट आपको दिया है बैड डेट्स। बैड डेट्स का टॉपिक बेटा याद रखना, उसमें दो कंसेप्ट है, एक अमाउंट वाला होगा और दूसरा होगा पॉइंट वाला, परसेंटेज वाला। तो याद रखना दोनों के लिए इफेक्ट सेम ही है। ऐड इन गिवन, जैसे ऐड इन बैड डेट्स है, गिवन एक्सपेंस का अगर जैसे बोलते थे वैसे यहाँ होगा ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर, ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर। अब बैड डेट्स कभी कभी नहीं देते क्वेश्चन में, तो याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आपको लिखना है।
जब मैं कंसेप्ट करवाऊंगा टॉपिक क्लियर, तब आप लोग देखोगे कहीं कहीं बैड डेप्स नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बैड डेप्स को लिखते हैं और उसको डैश लिखते हैं, अमाउंट नहीं दिया तो नहीं लिखने का। बट कंसेप्ट के हिसाब से लिखोगे तो बैड डेप्स के अंदर हमें ऐड करना होता है, इसके लिए मैंने बोला ऐड इन बैड डेप्स लेस फ्रॉम डेटर्स। वैसे ही देखो 7 टॉपिक भी उसके साथ ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये जो होता है वो परसेंटेज में दिया होगा ऑलवेज। पहला अमाउंट में दिया होगा जो भी मैंने 6 बताया, और 7 जो है वो आपको परसेंटेज में देते हैं। तो ये परसेंटेज आपको डेटर्स के नेट अमाउंट पे निकालने होते हैं, ऑलवेज याद रखना, क्योंकि परसेंटेज दी होगी 5%, 2.5%, तो आपके डेटर्स के नेट अमाउंट पे निकालना है। नेट अमाउंट मतलब जो माइनस होके आता है ना डेटर का, वो वैल्यू पे। तो ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट पे मत निकालना, नेट अमाउंट पे होगा। तो एक होगा सेम इफेक्ट, ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर, ऐड इन बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर, सेम इफेक्ट होगा लाइक 6-1। फिर आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखो ये डिस्काउंट ऑन डेटर है, मतलब जो डेटर के ऊपर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंट आपके लिए होगा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि आपने ये डिस्काउंट डेटर को दिया तो दैट इज़ योर लॉस। तो दैट्स वाई ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब वहाँ अगर डिस्काउंट दिया है तो उसके अंदर ऐड कर दो, अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दो। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ऐड इन डिस्काउंट अलाउड लेस फ्रॉम डेटर्स। और इसमें भी याद रखना रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर RDD, ये भी परसेंटेज में दिया होगा। परसेंटेज में दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी डेटर्स के ऊपर निकालना है नेट वैल्यू पे, यानी माइनस होके जो वैल्यू आएगा उस पर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है वो परसेंटेज में होगा और आपको डेटर्स के ऊपर निकालना है, तो डेटर्स का नेट वैल्यू होगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको RBD भी दिया है और RDD भी दिया है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी दिया है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया है। तो सबसे पहले ये दोनों जब हो गए तो बाकी के सारे ट्रांजेक्शन्स पहले कर लो, जो भी डेटर्स के हो गए। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को बाद में रखना, परसेंटेज वाले जो डेटर्स के ऊपर होगा ना वो। और याद रखना उसमें भी जब करोगे लास्ट में, तब सेकेंड लास्ट आपको करना है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो 7 थे वो। और सबसे लास्ट आपको करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये अमाउंट नेट वैल्यू पे निकालना डेटर्स का, जो माइनस होते होते आएगा ना उसके ऊपर। इसके लिए अगर आप पहले निकाल लोगे तो आपका अमाउंट रॉन्ग आ जाएगा। दैट्स वाई ये याद रखना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट सेकेंड लास्ट एंट्री होगा और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट डिस्काउंट ऑन डेटर दिया होगा तो सबसे लास्ट एंट्री होगा। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज़ वन काइंड ऑफ लॉस फॉर अ बिजनेसमैन, क्योंकि उससे आपकी असेट्स का वैल्यू कम होता है। तो इसके दो इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम गिवन असेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एंड लेस फ्रॉम गिवन असेट्स। तो ये आपको जो भी असेट्स, जैसे आपको दिया है 5% डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग में ऊपर 5% निकालना है और लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करना है, और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है 10th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस की अगर बात करूँ तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, क्योंकि ये कैपिटल के ऊपर, कैपिटल बिजनेसमैन का है, तो बिजनेस के लिए वो वन टाइम लायबिलिटी है। तो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो बिजनेस के लिए वो है एक्सपेंस, इसके लिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और जो भी कंसर्न पार्टनर होंगे जिसको वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट उसकी इसी सीरीज में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है। इसके लिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, यानी हमने जो लोन लिया है, बिजनेस ने जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। तो डेफिनेटली अगर आपने लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो आपके लिए होगा एक्सपेंस। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और जो भी लायबिलिटी जैसे वहाँ लिखा है लोन फ्रॉम बैंक है या बैंक लोन दिया है या लोन फ्रॉम किसी पार्टी का नाम दिया है, तो वो लोन के अंदर वो ऐड करना होगा। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरा ऐड इन लोन दैट इज़ ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
नेक्स्ट 11 दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। ये लोन बिजनेस ने अगर किसी को दिया है या बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये पैसा बिजनेस ने जो इन्वेस्टमेंट किया अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, दैट इज़ आवर इनकम। इसके लिए देखो वहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड में आपको इसका दोनों इफेक्ट करना है। नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। इसमें देखो बहुत बार ऐसे होता है, पार्शियली इंश्योर्ड का भी होता है। तो इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर मतलब जिसका आपने इंश्योरेंस निकलवाया हुआ है और अगर वो आग से जल जाता है, तो देखो इसमें जो टोटल गुड्स तो आपका गया है, अब सामने आपको दो ऑब्जेक्ट, ये पहला ऐसा एडजस्टमेंट है जहाँ 3 इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब तक जो मैंने एडजस्टमेंट करवाया और आगे भी जो हो गए उसमें 2 इफेक्ट हो गए। इसमें ऐसा होगा इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब आपका जो गुड्स जल गया है उसमें से कंपनी आपको पूरा तो क्लेम नहीं देगी, क्योंकि आपने ओसी में मरीन इंश्योरेंस का चैप्टर सीखा होगा, उसमें लिखा भी है ये जो आपको जल जाता है गुड्स या कुछ भी लॉस होता है तो कंपनी उसका जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से आपको क्लेम सेटल करती है और वो भी पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलता है। तो ड्यू टू दिस जितना आपको मिलेगा वो आपको असेट्स में जाएगा और जो नहीं मिलेगा वो आपका हो जाएगा लॉस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड किसका अमाउंट, टोटल अमाउंट ग्रॉस वैल्यू। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 8,000, यानी 10,000 का गुड्स चला है और कंपनी आपको क्लेम कितना दे रही है, 8,000 का, यानी कि 2,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जितने का गुड्स गया 10,000 का, उसका इफेक्ट होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वहाँ आपको ग्रॉस अमाउंट लेना है 10,000। दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट असेट साइड, वहाँ आपको जो क्लेम कंपनी देने वाली है उसके लिए, तो इंश्योरेंस क्लेम करके आपको लिखना है बैलेंस शीट असेट साइड 8,000 रुपीज़, और 2,000 का जो आपको लॉस हुआ है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ लॉस फॉर अ बिजनेस। तो ऐसे आपको 3 इफेक्ट हो गए एक एडजस्टमेंट के इसमें, तो ये याद रखना इसमें 3 इफेक्ट है। 12th का सेकंड है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब वो गुड्स का आपने इंश्योरेंस निकलवाया नहीं है। अब अगर इंश्योरेंस आपने निकलवाया ही नहीं है तो देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग अ इंश्योरेंस एट ऑल, तो आपको कोई इंश्योरेंस मिलने वाला ही नहीं है, यानी टोटल आपके लिए लॉस है। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और दूसरी अगर बात करूँ तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लॉस हुआ उसके लिए, और दूसरा गुड्स गया इसके लिए होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है 13th गुड्स स्टोलन, यानी गुड्स चोरी हो गया है, तो चोरी हुआ तो आपके लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड सेम लाइक द 12th का सेकंड, और दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड सेम। 14th आपको देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल, तो आप फ्री सैंपल दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आपको लिखना है, और अगर वहाँ एडवर्टाइजमेंट है तो उसके अंदर इसको ऐड कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दो, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड ही लिख दो। दूसरा इफेक्ट गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इज ऑन 15th गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन करता है तो ये होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। देखो वहाँ लिखा है शोन ऑन द टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम द परचेस, लेकिन हम लोग परचेस से डिडक्ट नहीं करते, हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल और करंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेस, अगर कोई परचेस हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया था और वो तो यहाँ होगा परचेस में हम लोग ऐड नहीं, हम लोग करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस जब होगा, यानी वो परचेस हुआ है लेकिन हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया है। अगर कोई परचेस हुआ है रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको बोलते हैं क्रेडिट परचेस। तो एक इफेक्ट होगा ऐड इन परचेस, ऐड इन परचेस, और दूसरा होगा ऐड इन क्रेडिटर्स, ऐड इन परचेस ऐड इन क्रेडिटर्स। दूसरा है अनरिकॉर्डेड सेल्स, वैसे ही सेम होगा
अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स आपने जो रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेल्स अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों अनरिकॉर्डेड परचेस या अनरिकॉर्डेड सेल्स दोनों को हम लोग क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स मानते हैं। इसकी वजह से हमारे डेट अगर अनरिकॉर्डेड परचेस सेल्स है तो हमारा डेटर्स बढ़ेगा, तो ऐड इन डेटर्स, और हमारा सेल्स भी बढ़ेगा तो ऐड इन सेल्स। तो याद रखना, अनरिकॉर्डेड परचेस तो ऐड इन परचेस, ऐड इन क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स तो ऐड इन डेटर्स, ऐड इन सेल्स। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द रेवेन्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और गलती से हम लोग ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया है। तो ऐसा कभी हुआ तो अब गलती है तो हम लोग जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर में करते थे, जो गलती है उसको रेक्टिफाई करोगे, सेम यहाँ पे करना है। तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू में ऐड है तो हम लोग रेवेन्यू से लेस कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखो वहाँ लिखा है डिडक्ट फ्रॉम द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऐड टू अ पर्टिकुलर असेट्स। जो भी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन द रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्ज हम लोग ने रिपेयर ऑफ मशीनरी में ऐड कर दिया है। अब रिपेयर ऑफ मशीनरी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और मशीनरी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हमें मशीनरी में ऐड करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रिपेयर ऑफ मशीनरी जो दिया है उसमें से माइनस कर दो, और दूसरा इफेक्ट हम लोग करेंगे ऐड इन मशीनरी। वैसे ही अगर इसका उल्टा हो गया, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और गलती से हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया है, तो क्या करोगे, तो इसका उल्टा होगा। जब कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल के अंदर इंक्लूड है तो कैपिटल किसमें से हम लोग लेस कर देंगे और रेवेन्यू में ऐड कर देंगे। अब वो उसका एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, जैसे कि रिपेयर ऑफ मशीनरी, वही कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, रिपेयर ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन द मशीनरी, मशीनरी का रिपेयर का खर्चा हमने मशीनरी में ऐड किया, तो क्या करोगे, मशीनरी में से लेस कर दोगे और रिपेयर में ऐड कर दोगे, राइट। 18 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। अगर बिल्स रिसीवेबल है और वो डिसऑनर्ड हुआ, बिल्स रिसीवेबल हमें किससे मिलता है, कौन देता है बिल्स रिसीवेबल, हमें डेटर देता है, क्योंकि उसके पास से पैसे मिलना है, तो हमें गारंटी देता है कि हम लोग इतने महीने के बाद आपको आपका पैसा दे देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल इज़ अ वन काइंड ऑफ असेट्स फॉर अस। तो अगर वो बिल कैंसिल होता है तो यानी कि हमारा बिल रिसीवेबल कैंसिल होगा तो बिल रिसीवेबल माइनस हो जाएगा, राइट, क्योंकि उतने बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गए। अब वो बिल रिसीवेबल किसके पास से आया था, डेटर्स के पास से। इसका मतलब कि बिल रिसीवेबल लेस होगा तो डेटर बढ़ेंगे आपके, क्योंकि वही डेटर के पास आप पैसे वापस मांगोगे। तो इसका मतलब ये होगा ऐड इन डेटर्स लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, ऐड इन डेटर्स लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। वैसे ही उसके जैसा ही दूसरा है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड हुआ है, तो बिल्स पेएबल हमें किसको देना होता है, क्रेडिटर्स को। तो यानी बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड होगा तो हम लोग क्या करोगे, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल और ऐड इन क्रेडिटर्स। जो डिसऑनर्ड होगा उसमें से लेस करो, उसके करस्पॉन्डिंग अकाउंट को आप ऐड करोगे। तो बिल्स पेएबल में हम लोग लेस करेंगे और क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। 20th को जो आपको दिया है, डिफर्ड एक्सपेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम लोग ने 5 साल का पे कर दिया, जिसको हम लोग ने 11th में सीखा था डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके टॉपिक था आपको। यानी ये खर्चा जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रेवेन्यू का है, लेकिन आपने 5 साल के लिए पे कर दिया है, तो वो बन जाएगा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको एक्सपेंडिचर एज पर द अकाउंटिंग रूल, इनकम टैक्स रूल, हमें 1 साल का ही अलाउड होता है, हम लोग 5 साल का एक्सपेंस एक साथ नहीं दिखा सकते। देयरफॉर ये डिफर्ड एक्सपेंस का आप लोग ने जो 5 साल का पे किया है उसमें से ये साल कितना यूज़ हो रहा है उतना ही हम लोग काउंट करेंगे, उसके ऊपर का जो है उसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। तो याद रखना, जैसे अगर बोला है एडवर्टाइजमेंट आप लोग ने 5 साल का पे किया और वहाँ पे डेट लिखा है 1 अप्रैल से, तो याद समझो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 साल का आपको काउंट करना है, बाकी के 4 साल का उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको 6 महीने का ही उसमें यूज़ हो रहा है, 1 सितंबर से आप काउंट कर रहे हो, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे अगर काउंट करोगे तो सपोज़ अगर 6 महीने का ही इस साल यूज़ करना है, तो बाकी के जो 5-4.5 साल का जो होगा वो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे। तो याद रखना, इस साल के जितना एडवर्टाइजमेंट है उसको छोड़ के बाकी का जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है उसको हम लोग प्रीपेड में काउंट करेंगे, उसका इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस के जैसे ही होगा। क्या करोगे, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, बैलेंस शीट असेट साइड।
नेक्स्ट आपको 21 दिया हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूडिंग द कैपिटल रिसिप्ट। जैसे अभी हम लोग ने आपको एक्सपेंडिचर की बात बताई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल, वैसा ही है कि कोई रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ऐड हो गया है। फॉर एग्जांपल देखो उसने दिया है सेल्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द सेल ऑफ फर्नीचर। जैसे गुड्स बेचा है और हम लोग ने गलती से फर्नीचर में ऐड कर दिया है, तो क्या करोगे, जो गलती हुआ उसको करेक्ट करोगे। रेवेन्यू रिसिप्ट हमने कैपिटल रिसिप्ट में ऐड कर दिया है, तो फर्नीचर से लेस करोगे और सेल्स में ऐड कर दोगे वापस, यानी कि लेस फ्रॉम फर्नीचर ऐड इन सेल्स। 22 आपको दिया है कमीशन टू द पार्टनर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से रहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोला है कि कमीशन जो है उसके ऊपर पार्टनर को कमीशन हम लोग देते हैं, वो आपको बोला होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट का 2% 3% ऐसे। तो ये एडजस्टमेंट जब भी आता है तो आपको याद रखो ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट करना होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आपको परसेंटेज के लिए आपको टोटलिंग करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये एडजस्टमेंट आप लोग पहले नहीं कर सकते। तो ये टोटलिंग के बाद, टोटलिंग के टाइम आपको स्टार्ट करना है। इसके दो इफेक्ट हो गए, क्योंकि ये कमीशन हम लोग बिजनेस में से देने वाले हैं, तो यानी कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा होगा जो भी पार्टनर होगा उसके क्रेडिट साइड। तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल और करंट के क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आपको कुछ दिए हिडन एडजस्टमेंट और गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जिसको हम लोग साइलेंट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, जो आपको एक्चुअली में नीचे नहीं लिखे होते। वहाँ ट्रायल बैलेंस जो है वहीं से आपको खुद को फाइंड करने होते, समझना होता है। ये कुछ नए नहीं है, जो हम लोग ने ऊपर सीखे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, वही सारे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको खुद, उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं होगा कि प्रीपेड है, एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है। ये आपको खुद अपने हिसाब से सोच के करना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ कुछ। पहला है आपको सैलरी या रेंट आपको वहाँ पे दिया है पेड फॉर 10 मंथ। अब 10 महीने का सैलरी और रेंट पे किया, ऐसा ट्रायल बैलेंस में लिखा है। मतलब आप समझ सकते हो पूरे साल का कितना महीना होता है, 12 महीना। तो 12 में से यहाँ 10 महीने का ही सैलरी पेड का एंट्री दिया है। तो आपको क्या करना है, ये 10 महीने का जो अमाउंट है उसमें से आपको 2 महीने का निकालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से। जैसे अगर आपको बोला है 10 महीने का सैलरी दिया है 10,000 वहाँ पे, तो 10 महीने का 10,000 है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा 1,000, यानी 2 महीने का आउटस्टैंडिंग होगा 2,000। तो 2,000 रुपीज़ का बाकी है, उसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस के जैसे ही एंट्री करोगे, ऐड इन सैलरी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वो दो महीने का जो आएगा वो। वैसे ही दूसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2019। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग ने पे कर दिया है 30 जून 2019 तक का, जबकि हमारा ईयर एंडिंग वहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2019। अब मार्च के बाद जून आता है, अब काउंट करोगे मार्च में हमारा ईयर क्लोज हो गया, तो उसके बाद अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 महीने का आपने एडवांस में दे दिया है, प्रीपेड कर दिया है, जिसको हम लोग प्रॉपर वर्ड में तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब प्रीपेड है तो हम लोग को सबसे पहले तो देखो उसका अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, वो इंश्योरेंस कितना है। एक साल का अगर सपोज 12,000 लिखा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लिखा है 12 मंथ के लिए, तो 12,000 अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो उसमें से 3 महीने का आपको निकालना पड़ेगा। 12 महीने का 12,000 है तो 3 महीने का होगा 3,000। तो 3,000 का आपको एंट्री करना पड़ेगा जो आपने प्रीपेड किया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री हमारा क्या था, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस और बैलेंस शीट असेट साइड। तो सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट, असेट साइड। नेक्स्ट आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर 4 ईयर। देखो अभी हमारा था ना थोड़ी देर पहले ही मैंने 5 ईयर्स का बताया था, वैसे ही 4 साल का अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपने पे किया है तो आपको उसमें से 1 साल का ही कंसिडर होगा, यानी 3 साल का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड का एंट्री करना पड़ेगा। तो 3 साल का आप फाइंड करोगे और लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा होगा बैलेंस शीट के असेट साइड। वैसे ही आपको दिया है रेंट रिसीव्ड फॉर 11th मंथ, 11 महीने का रेंट रिसीव्ड हुआ, यानी 1 महीने का रेंट अभी भी बाकी है, जिसको आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ये रिसीवेबल है, यानी आपके लिए इनकम होगा। तो ऐड इन रेंट 1 महीने का आप फाइंड करोगे कितना आएगा, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी काम आता है। जैसे अगर वहाँ पे लिखा है 11 महीने का 11,000, तो आप लिखोगे 11 महीने का 11,000 वर्किंग नोट में,
एक महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट आपको दिया है 10% लोन बोरोड ऑन 1 जून 2018 अकॉर्डिंग टू द ईयर एंड 31 मार्च 2018। यहाँ बोला है कि 10% के हिसाब से आपने एक लोन बोरो किया है, लिया हुआ है। कब लिया था? 1 जैन 2018 को, और ईयर एंडिंग हमारा है 31 मार्च 2018। अगर आप जैन से काउंट करोगे तो जैन, फेब और मार्च 3 महीने का आपका लोन यहाँ पे लिया हुआ है। ये साल का 3 महीना आपने वो लोन यूज़ किया है, तो आपको 3 महीने का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 10% के हिसाब से आप उसका ऊपर इंटरेस्ट काउंट करोगे फॉर 3 मंथ, और उसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि ये आपके लिए एक्सपेंस होगा। तो एक होगा आपको एक्सपेंस है क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा होगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वहाँ बेटा एक मिस्टेक है, वहाँ पे जो आंसर लिखा है वो गलत है। वहाँ उन्होंने देखो लोन बोरोड है, बोरोड है तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा वो। यहाँ उन्होंने गलती से क्रेडिट साइड लिखा है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और बैलेंस शीट के जाएगा लायबिलिटी साइड, लोन में ऐड हो जाएगा ये। 6 आपको दिया है 16% इन्वेस्टमेंट, आपने 16% के हिसाब से कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। कब किए? 1 जैन से, और ईयर एंडिंग है 31 मार्च को। तो यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो जैन, फेब और मार्च 3 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है तो 1 लाख का 16% निकालोगे जो होगा 16,000, और उसमें से भी आपको 3 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 3 महीने का अगर आप निकालोगे तो होगा 4,000। तो 4,000 का आपको एंट्री करना पड़ेगा, वो होगा। ये आपके लिए इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है। तो इसका एक इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। एंड लास्ट जो आपको यहाँ पे दिया है, लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड कभी भी दिया होगा वो असेट साइड ही होगा, यानी उसके ऊपर फिक्स आपको 10% ब्याज मिलेगा। अब जितने महीने के लिए होगा उस महीने के हिसाब से, जैसे 6 का क्वेश्चन किया ना, वैसे ही आपका 7 में भी होगा। आपको महीने के हिसाब से इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम होगा, यानी होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। यहाँ पे मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको बता दिए, विच एवर कैन बी कम इन द क्वेश्चंस। तो आप देख लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू कैन गेट अ लेटेस्ट अपडेट अबाउट द चैनल्स। बाय फॉर द डे।